हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। आज हम लोग क्लास 10th नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद के 12वें और अंतिम लेक्चर को देखेंगे। तो पिछले लेक्चर्स पे हमने देखा था कि हम लोग सामूहिक अपने फन का भाव यानी द सेंस ऑफ कलेक्टिव बीइंग पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसी का थर्ड पार्ट आइकन एंड सिंबल्स, चिन्हों और प्रतीकों का कलेक्टिव बीइंग में क्या इफेक्ट है एंड सेंस ऑफ कलेक्टिव बीइंग में उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में देखेंगे। तो चिन्ह और प्रतीकों की बात करें तो जो हमारा स्वदेशी मूवमेंट्स था यानी स्वदेशी आंदोलन था, उस समय चिन्ह और प्रतीकों के रूप में झंडा यानी कि तिरंगा झंडा या त्रिकुलर फ्लैग, तिरंगा झंडा अपना विशेष महत्व रखता था। तो अगर कहें तो स्वदेशी मूवमेंट्स के समय एक फ्लैग तैयार किया गया या तिरंगा झंडा तैयार किया गया जिसमें 3 कलर थे, जिसके 3 कलर थे और कलर थे पहला लाल, दूसरा हरा और तीसरा पीला यानी रेड, ग्रीन और येलो। उस फ्लैग का जो कलर था रेड, ग्रीन और येलो। इसके अलावा इस तिरंगे में 8 लोटस यानी कमल के फूल यानी लोटस के 8 फ्लावर दिखाए गए थे या बनाए गए थे। ये 8 फ्लावर थे क्या? उस समय 8 ब्रिटिश प्रांत यानी ब्रिटिश जो ब्रिटिश प्रोविज़न थे वो कितने थे? 8। तो उन 8 ब्रिटिश प्रोविज़न के रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधित्व के रूप में इस फ्लैग पर 8 कमल के फूल या 8 लोटस फ्लावर को सबमिट किया गया था। इसके अलावा हिंदू और मुस्लिम इन दोनों का प्रतिनिधित्व करता हुआ अर्धचंद्र को इस फ्लैग में शामिल किया गया था या इस झंडे में शामिल किया गया था। अर्ध फ्लैग का मतलब हो जाएगा, मतलब आप कर दीजिए सरसेंट्स मून्स यानी जो आधा चंद्रमा है उसको शामिल किया गया था। बाद में फिर से देखेंगे कि 1921 में जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चल रहा था, उस समय महात्मा गांधी जी द्वारा एक नया तिरंगा झंडा यानी एक नया तिरंगा फ्लैग निर्मित किया गया या बनाया गया। अब उसके कलर्स की बात करेंगे जो महात्मा गांधी ने किया है तो उसी तरह करेंगे, रेड, ग्रीन, और जो वहाँ येलो है उसको हम लोग क्या कर लेंगे? वाइट कर लेंगे। लाल, हरा और सफ़ेद यानी महात्मा गांधी ने जो कलर तिरंगे का दिया था वो क्या था? रेड, ग्रीन एंड वाइट। ठीक है ना। साथ में महात्मा गांधी ने इस फ्लैग पर जो उनका चरखा था, चरखे का सिंबल प्रस्तुत किया था यानी कि खादी वस्त्रों को बनाने का, खादी जो कॉटन्स या वस्त्र थे उनके बनाने का जो चरखा होता था, उस चरखे को इन्होंने उस फ्लैग में बनाया था। या कहें कि ऐसे कर दें, ये फ्लैग है, ये 3 कलर हैं, एक चरखा बनाया गया था जो ऐसे डोरी के साथ यहाँ होता था, यहाँ एक हैंडल बना दीजिए। तो यहाँ से इस प्रकार से महात्मा गांधी ने जो झंडा है वो निर्मित किया था। तो सिंबल ऑफ व्हील, आइडियाज, सेल्फ हेल्प यानी जो ये चरखे का जो सिंबल दिया गया था ये सेल्फ हेल्प यानी स्वावलंबन का प्रतीक था, स्वावलंबन का प्रतीक था यानी सिंबल ऑफ सेल्फ हेल्प। तो ये जो चरखा था ये स्वावलंबन का एक प्रतीक माना गया था। तो इस प्रकार से कहें तो ये जो सिंबल्स हैं, ये जो आइकॉन और सिंबल्स हैं
आइकॉन सिंबल्स के रूप में ये जो फ्लैग है इसने भी नेशनल मूवमेंट्स के समय लोगों में सामूहिक अपनेपन के भाव को पैदा करने में योगदान दिया। इसके अलावा एक अलग से है, उसकी कहानी आप समझ लीजिए कि उस समय जब अंग्रेज़ भारत आए थे तो वह लोग भारतीयों को एकदम नीच समझते थे। उन्हें कहीं कहीं कुत्ते, सुअर यानी डॉग, पिग आदि की उपाधियां देकर उन्हें अपमानित करते थे। किसी कार्य के लिए उन्हें योग्य नहीं समझते थे। उनका मानना था कि जो इंडियन कल्चर है यानी भारतीय सभ्यता है वो बहुत ही पिछड़ी हुई सभ्यता है। तो भारतीयों को लगा कि इस नेशनल मूवमेंट में यदि हमें एकजुट होना है या सबकी एक यूनिटी तैयार करनी है तो हम लोग अपने इतिहास को, पुराने जब हमारे पूर्वज थे, जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जब भारत गणित, खगोल, दर्शन के क्षेत्र में एक अच्छी वृद्धि कर रहा था, तो उस समय के उन्होंने कहा कि जो हमारा पास्ट का इतिहास है, पास्ट की हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को हम इकट्ठा करें, उनके बारे में लिखें और लोगों को अपने पुराने अतीत के बारे में, अपने पास्ट के इतिहास को पढ़ाएं, जिससे लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव जागृत हो और वह इस कार्य के लिए प्रेरित हो। ठीक है, इसी के साथ ही आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आपके बुक के लास्ट में एक छोटा सा पार्ट बॉक्स करके दिया है जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट्स दिया है। तो संक्षेप में इसके बारे में दिया है, तो हम लोग भी थोड़ा शार्ट करके क्विट इंडिया मूवमेंट्स को भी यहाँ शामिल कर लेते हैं, जिससे यहाँ से कोई क्वेश्चन पुटअप हो तो वो आपके बाहर ना जाने पाए। तो अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन या कह दें क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन होता कब है? इसी समय सेकेंड वर्ल्ड वार चलता है, जिसका नाम है, जिसे हम कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। सेकेंड वर्ल्ड वार का जो पीरियड है वो 1939 से लेकर 1945 तक चलता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करें तो यहाँ भी फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरह दो गुट होते हैं, एक ट्रिपल एलियांस जिसे त्रिमैत्री राष्ट्र कहते हैं और एक धुरी राष्ट्र बना था। तो एक पक्ष में इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रूस जैसी कंट्रियाँ थीं, दूसरे में वही ऑस्ट्रिया, जर्मनी और जापान शामिल हो गया था। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और जापान। तो इन दोनों गुटों में जो धुरी राष्ट्र था वह बहुत पावरफुल था और वह मित्र राष्ट्रों की शक्तियों को तोड़ते हुए या पराजित करते हुए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। तो इस समय जापान की बात करें तो जापान की जो सेना थी वो मलाया, हांगकांग, सिंगापुर इन सभी को विजित करते हुए कहाँ, म्यांमार के बॉर्डर पर आ गई थी। ठीक है, उससे पहले भी एक थोड़ी सी कहानी समझेंगे कि जब मित्र राष्ट्रों की सेनाएं पराजित हो रही थी तो अमेरिका ने इंग्लैंड पर, या जो उनकी कंट्रियां सहयोगी कंट्री थी, उन्होंने इंग्लैंड पर प्रेशर बनाया ब्रिटेन पर कि वह अगर द्वितीय विश्व युद्ध में विजय प्राप्त करना चाहती हैं, जीतना चाहती हैं, तो वह भारत को सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल करें। जब भारत को सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल करने की बात की गई तो महात्मा गांधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत एक ही शर्त पर सेकेंड वर्ल्ड वार में भाग लेगा, जब आप भारत के स्वराज्य की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर देंगे कि भारत को कब स्वतंत्र किया जाएगा, तो वह क्विट इंडिया मूवमेंट्स में भाग लेंगे, अन्यथा नहीं। परिणाम क्या हुआ कि गांधी जी या अन्य दलों को बुलाने के लिए एक सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक क्रिप्स मिशन भेजा गया, जो भारत में 22 व 23 मार्च यानी 22 और 23 मार्च 1940 में आया
और इसने सभी भारतीय राजनीतिक दलों से बात करने के बाद जो अपना प्रस्ताव रखा उसमें यह स्पष्ट नहीं बताया कि भारत को स्वराज्य कब मिलेगा। कहा गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, विजय के बाद इस पर विचार किया जाएगा, अन्यथा सभी ने इस क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उधर जापान की सेनाएं म्यांमार तक पहुंच गईं तो वर्धा सम्मेलन हुआ। कब? वर्धा में एक सम्मेलन हुआ 14 जुलाई 1942 को। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लीडर्स नेताओं के सामने यह सुझाव रखा कि यदि भारत से अंग्रेज चले जाएं या अंग्रेज भारत को छोड़ दें तो जापान का भारत पर आक्रमण नहीं होगा, क्योंकि जापान की सेनाएं म्यांमार पर आ चुकी थी और भारत के भूभागों पर उनके द्वारा छोड़े गए बमबारियां या बम आदि गिर रहे थे। और ये भी आपको याद रखना है, इसी समय सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था और उसके गठन में जापान का ही योगदान था, उसने ही अपनी सेना को साथ में भेजा था। तो यहाँ कहें कि जापान की जो सेनाएं थी वो बॉर्डर पर आ गई, तो गांधी जी ने वर्धा सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा कि यदि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं तो जापान का भारत पर आक्रमण नहीं होगा। इस आधार पर क्या किया गया? इस आधार पर यह प्रस्ताव रखा गया कि 8 अगस्त 1942 को हम सभी लोग 8 अगस्त 1942 को हम सभी लोग बम्बई में इकट्ठा होंगे और वहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करेंगे या वहाँ से हम भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करेंगे। यानी गांधी जी ने कहा कि हम लोग वर्धा सम्मेलन में तय हुआ कि 8 अगस्त 1942 से बम्बई से भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया जाएगा। 8 अगस्त 1942 को नियोजित योजना के अनुसार सभी लोग बम्बई में इकट्ठा हुए, ठीक है ना। और यहाँ पर गांधी जी ने लोगों को आवाहित किया, करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो यानी डू और डाई का स्लोगन दिया या का नारा दिया, ठीक है। साथ में गांधी जी ने एक प्रस्ताव रख दिया कि मैं अंतिम बार वायसराय से वार्ता करना चाहता हूं, इसलिए एक समय दिया जाए और उसके बाद यह मूवमेंट शुरू किया जाएगा। बात यहीं से रुक गई। हर बार कभी भी मूवमेंट्स होता था तो जब मूवमेंट्स अपने चरम पर पहुंचता था, जब अंग्रेज़ों की जो व्यवस्थाएं हैं वो समाप्त होने लगती थी, तो अंग्रेज़ उसका दमन करते थे या उसके विरुद्ध अभियान चलाते थे। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज़ों ने एक नई कार्य किया, 0 हावर ऑपरेशन। इन्होंने क्या किया? रात को 12 बजे उन्होंने क्या किया? 0 हावर ऑपरेशन शुरू किया और इस 0 हावर ऑपरेशन के तहत कांग्रेस के जितने महत्वपूर्ण लीडर थे उन सभी लीडर को गिरफ्तार किया गया और उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। जैसे महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, इन्हें पूना के आगा खां महल में रखा गया। अनेक महत्वपूर्ण नेता जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सभी को अहमदनगर के जेल में बंद कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद किया गया। तो इस प्रकार से सभी नेताओं को बंद कर दिया गया। अब अगले दिन जनता इंतजार कर रही थी कि महात्मा गांधी आएंगे और इस आंदोलन की शुरुआत की घोषणा करेंगे और उसी के साथ आंदोलन शुरू किया जाएगा। लेकिन अगले दिन कांग्रेस के कोई भी लीडर उनको दिखाई नहीं दिए। परिणाम जनता को लगा कि कुछ अनहोनी हो गई है और जनता ने इस आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। और अब बिना नेतृत्व के जनता जब आंदोलन शुरू करती है तो अंग्रेज़ों का उनके प्रति हिंसक व्यवहार होता है, यानी कि मतलब अंग्रेज़ों द्वारा इन्हें दबाने का प्रयास किया जाता है। परिणाम जो जनता थी वो हिंसा के रास्ते को, नॉन वायलेंस के रास्ते को छोड़कर हिंसा के रास्ते पर आ जाती है। जगह जगह सरकारी मकानों को, भवनों को जलाया जाता है, रेलवे लाइन तोड़ी जाती हैं, जो टेलीफोन लाइनों को बहुत जगह से काटा जाता है। इस प्रकार से उपद्रव बहुत तेज़ी से चलता है।
इस उपद्रव में भाग लेने वाले, जैसे हमने बताया था, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में बंद थे, वह हजारीबाग जेल से भागकर निकल आए। तो जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, ये ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने फिर बाद में भूमिगत अंडरग्राउंड होकर इस आंदोलन को संचालित किया या इसे संचालित करने में अपना योगदान दिया। इसके अलावा कुछ महिलाएं हैं जो इस आंदोलन में अपना भाग दी थी, तो उनके प्लेस आपको याद रखने हैं। तो जैसे बंगाल से अगर देखें तो बंगाल से जो महिला भाग ले रही थी उनका नाम था मतांगनी हजारा, ठीक है ना, उनका नाम था मतांगनी हजारा। ये इस आंदोलन में प्रतिभाग करने वाली बंगाल से थी। असम से कनकलता बरुआ थी, ये असम से इस आंदोलन में प्रतिभाग कर रही थी। उड़ीसा से रमा देवी, और उड़ीसा से रमा देवी इस आंदोलन में भाग ले रही थी या इस आंदोलन में प्रतिभाग कर रही थी। और अंततः ये समझना है कि अंततः अंग्रेज़ों द्वारा इस मूवमेंट्स को भी दबा दिया गया या समाप्त कर दिया गया या नष्ट कर दिया गया, क्योंकि यह आंदोलन बिना लीडरशिप के चल रहा था, बिना किसी नेता के नेतृत्व के चल रहा था। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। इसकी एक्सरसाइज हम अगली क्लास पर स्लाइड बनाकर आपको वीडियो में देंगे, जिसमें से आप लोग अपने एक्सरसाइज को अपने नोट्स पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो आपको अगली क्लास पे प्राप्त होगा। मैं अनूप सर, यूट्यूब चैनल SST बाय अनूप सर। आप लोग अधिक से अधिक जुड़कर और वीडियो को पूरी देखकर इसका पूरा लाभ उठाने का प्रयास करिए। हम देखते हैं कि वीडियो को पूरी तरह से लोग देखते नहीं हैं। हमारा लॉस कम, आपका लॉस अधिक है। ठीक है, वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।